हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस में। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट 36। यह वर्कशीट चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड है और आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हम देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से, इस चैप्टर से एग्ज़ाम में आ सकते हैं और उनके आंसर हमें कैसे देने हैं। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस। इस सेक्शन में यहाँ टोटल 10 क्वेश्चन इस वर्कशीट में हैं। आइए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर। एक तत्व, एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक हाई मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड फॉर्म करता है। यह कंपाउंड ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर। यह कंपाउंड जल में भी घुलनशील है। वह कंपाउंड क्या हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या आयरन। राइट आंसर इज कैल्शियम, बिकॉज कैल्शियम फॉर्म ionic compound with oxygen and ionic compounds also have higher melting point and also soluble in water. Then right answer is calcium. Second question है metals oxides are dash in nature. मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। बेसिक होते हैं। सम metal oxides also amphoteric in nature but mostly are basic in nature. Then B is the right answer. Next है the non metal which can conduct electricity. ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? You know very well this is graphite. Graphite is a non metal which conduct electricity. Arrange copper, silver and aluminum in increasing order of reactivity. कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनके रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें सबसे कम रिएक्टिव मेटल आएगा। तो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है इसमें सिल्वर, Ag। देन कॉपर, Cu एंड लास्ट इज एल्यूमिनियम। तो राइट ऑर्डर इज Ag, देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम। Next, fifth question is a list of common metals arranged in order of their decreasing reactivity is known by what name? जो मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर रखते हैं, उस लिस्ट को क्या कहते हैं? उस ऑर्डर को क्या बोलते हैं? दिस ऑर्डर इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। Reactivity series is the order of metals in which they are put in their decreasing order of their reactivity, जिसमें हम उनको ऊपर से नीचे की तरफ उनकी रिएक्टिविटी में, केमिकल रिएक्टिविटी के आधार पर घटते हुए क्रम में रखते हैं। तो इसका आंसर होगा रिएक्टिविटी सीरीज। उस सीरीज को रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। नेक्स्ट है ए डैश रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए डैश रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आप जानते हैं एक मोर रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव मेटल्स अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो पहले में क्या होगा इसका राइट आंसर? ए मोर रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। सेकंड में क्या आएगा? लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट है नेम द आयन मेड बाय नॉन मेटल्स। You know, non-metals always form anions because in any chemical reaction they gain electron and develop negative charge. That's why they form anions. If metal reacts in any chemical reaction, they form cations. Next है some metals do not react with water at all. Name any one. ऐसी कौन सा मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है? ऐसे कई मेटल हैं, जैसे गोल्ड। गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद
water, and gold is denoted by AU. Symbol of gold is AU. Question number 9th is metal which is the most abundant in Earth's crust is. अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ की सरफेस पे जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेटल है, जो प्रचुर मात्रा में है, वह कौन सा मेटल है? ए कॉपर, बी एल्युमिनियम, सी आयरन और डी सिल्वर। बी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेटल है अर्थ क्रस्ट में। लास्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट ई इज 286. Will it lose their 6 electrons or gain 2? एक यहाँ मेटल आपको जो दिया है, इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है 286। इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें पूछा गया है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा या 6 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा। तो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एटम बिकॉज ड्यू टू एनर्जी लेवल्स। यदि इसको 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़े तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी उन 6 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, इसलिए यह 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से गेन कर लेगा। ओके, नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट, व्हेन आयरन रिएक्ट विद वाटर। स्टूडेंट्स, आयरन वाटर की स्टीम फॉर्म के साथ केवल रिएक्ट करता है, वह लिक्विड फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वह आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। सेकंड, व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर, देन व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद water then it will produce calcium hydroxide and hydrogen gas also evolved। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है इस रिएक्शन में और हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट इज व्हेन पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर, व्हेन पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर then it will form potassium hydroxide with hydrogen gas। in this reaction heat also evolved। इसमें हीट भी निकलती है जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो 3 रिएक्शन यहाँ पूछी गई हैं, यहाँ उनके ये आंसर्स हैं। नेक्स्ट इज जनरली व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद मिनरल एसिड्स हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, बट व्हेन मेटल एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन इज नॉट लिबरेटेड। वाई? इसमें पूछा गया कि जब कोई भी मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, बट जब मैग्नीज और मैग्नीशियम के अलावा और कोई मेटल HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन नहीं निकलती है। ऐसा क्यों? हमने स्टूडेंट्स अपनी वीडियो में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप वहाँ से भी इसको देख करके समझ सकते हैं। और यहाँ पर इसका आंसर आप देखिए, शॉर्ट में लिखा है बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज H2 to H2O। जब इस रिएक्शन में जैसे ही हाइड्रोजन फॉर्म होती है, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये उसे ऑक्सीजन दे करके H2O में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। ऐसे 2 मेटल हैं जो HNO3 के साथ भी मिलकर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, वह हैं मैग्नीज और मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, यू आर गिवन ए हैमर, ए बैटरी, ए बल्ब, वायर्स एंड ए स्विच। अब पूछा गया हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स, you know very well, by a hammer we can beaten sample which given to us. if sample show property of malleability, यदि वह malleability की प्रॉपर्टी शो करता है तो वह मेटल है,
और अदरवाइज वह टूट जाता है, जैसे कांच की तरह बिखर जाता है, टूट जाता है, तो वह नॉन मेटल है। ऐसे ही हम बैटरी और बल्ब वायर की सहायता से उन सैंपल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा के देख सकते हैं। यदि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है देन दिस सैंपल विल बी द मेटल, अदरवाइज इट विल बी नॉन मेटल। ओके, नेक्स्ट है असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इज इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये तो समझा ही दिया है। इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं कोई मेटल है या कोई सैंपल नॉन मेटल है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन चेक करके, हैमर से उसकी मैलिएबिलिटी चेक करके। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। दोज ऑक्साइड्स which reacts as acid as well as base to produce salt and water। स्टूडेंट्स एक बार इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहली वीडियोस में भी हमने इसको अच्छे से समझाया हुआ है। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वह जो ऑक्साइड बनाते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, बट सम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? अब हमसे यहाँ पूछा गया व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओ एसिड और बेस दोनों की तरह ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक बार इसके रिएक्शन से हम एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, हम जानते हैं जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन में सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप सभी ने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ देखिए आप पहले एग्जाम्पल में, पहली रिएक्शन में हमने HCl को HCl के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराया, तो HCl एक एसिड है। अब इस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हुए, मतलब Al2O3 एक बेस की तरह यहां पर रिएक्ट किया, क्योंकि सॉल्ट और वाटर तभी प्रोड्यूस होंगे जब किसी एसिड के साथ कोई एक बेस रिएक्ट करेगा। अब आगे देखते हैं दूसरे रिएक्शन में। यहां पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं एक बेस है, इस बेस के साथ दोबारा से इस Al2O3 को रिएक्ट कराया। इस कंडीशन में भी सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट बना और साथ में वाटर प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब यह है कि अब इस रिएक्शन में एल्युमिनियम ऑक्साइड ने एक एसिड की तरह रिएक्ट किया, क्योंकि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तभी सॉल्ट बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो इसने बेस की तरह एक्ट किया, और जब हमने इसको बेस के साथ रिएक्ट कराया तो इसने एक एसिड की तरह रिएक्ट किया। तो स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे ऑक्साइड हैं ये जो एसिड और बेस दोनों की तरह ही अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। दीज टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, नेक्स्ट इज गिव रीजन्स कॉपर यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। वेरी सिंपल, बिकॉज स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन। किसका एलॉय है? आयरन का। जो स्टील है वह आयरन का एलॉय है। अब जब हॉट वाटर है, हॉट वाटर का टैंक है, जब उसमें हॉट वाटर रहेगा तो उसमें से क्या है? स्टीम निकलेगी, हॉट वेपर्स निकलेंगे। और आप जानते हैं जो आयरन है, आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आयरन ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ये स्टील रहेगी ये स्टील धीरे धीरे कोरोइड हो जाएगी, वहां से खत्म हो जाएगी। इसीलिए कॉपर का टैंक बनाते हैं, क्योंकि कॉपर वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता है। तो ये क्लियर है। आयरन इसलिए नहीं बनाते क्योंकि यह वाटर की स्टीम्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा और धीरे धीरे आयरन वहां से कोरोइड होकर खत्म
हो जाएगा, इसलिए हम कॉपर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वाई गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरीज, बिकॉज two unique properties of gold and silver are there. Because of them we used it in making jewelry. इसलिए इनका ज्वेलरी में यूज करते हैं क्योंकि एक तो गोल्ड बहुत ज़्यादा मेलिएबल है, उनको पीट कर या डक्टिलिटी के द्वारा उनको खींचकर बहुत कम गोल्ड से या बहुत कम मात्रा में इस गोल्ड का यूज करके काफ़ी अधिक ज्वेलरी बनाई जा सकती है। दूसरा, गोल्ड और सिल्वर वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये जल्दी से कोरोइड भी नहीं होते हैं, इसी कारण से गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बनाई जाती है। सी पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन इज सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, वाई? बिकॉज you know sodium, potassium and lithium when it exposed to air or water, जब ये water या air के संपर्क में आते हैं then it will catch fire। यहाँ आप देख सकते हैं पोटेशियम जब हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ रिएक्ट किया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस जो निकली वह हीट के कारण जलने लगती है। तो ये जैसे ही वायु के या वाटर के संपर्क में आते हैं बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, मेटेलिक ऑक्साइड जिंक मैग्नीशियम कॉपर वर हीटेड विद फॉलोइंग मेटल्स। ये जो भी ऑक्साइड्स हैं इन मेटल्स के साथ इनको हीट करते हैं, मतलब हमें यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का खेल देखना है, उसी से समझना है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, हमें यही बताना है इसमें कि कहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई रिएक्शन होगी नहीं, दोनों एक ही हैं। जब मैग्नीशियम जिंक के साथ रिएक्ट करेगा देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि मैग्नीशियम जिंक से ज़्यादा सुपीरियर है रिएक्टिविटी सीरीज में। कॉपर, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर तो जिंक से नीचे है ना। जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेस पावरफुल है उससे। मैग्नीशियम ऑक्साइड बोथ आर सेम, बट कॉपर एंड मैग्नीशियम ऑल्सो डू नॉट रिएक्ट। जिंक कॉपर को कर देगा डिस्प्लेस क्योंकि उससे तो बहुत ऊपर है, मैग्नीशियम कॉपर को कर देगा, और यहाँ पर कॉपर और कॉपर दोनों सेम है। तो यहाँ तीन कंडीशन है, 1, 2 और 3, इन तीनों कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज द मोस्ट मेलिएबल। अभी हमने पीछे ही पढ़ा है, मोस्ट मेलिएबल इज AU, मीन्स इट इज गोल्ड। गोल्ड आपका मोस्ट मेलिएबल मेटल है। नेक्स्ट, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या हो सकता है बताइए? इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, हीट का। देन इट इज कॉपर, Cu। क्या होगा? कॉपर। नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, ऐसा मेटल जो फ्री स्टेट में नहीं मिलता, जैसे गोल्ड है फ्री स्टेट में मिलता है, सिल्वर है फ्री स्टेट में मिलता है। ऐसे तो बहुत सारे मेटल्स हैं, ज़्यादातर ऐसे ही हैं, जिंक, कैल्शियम, मरकरी, ये सब जो मेटल हैं ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज विच इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ग्रेट डिमांड इन इंडस्ट्री। एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी है, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी है, लेस डेंसिटी। लेस डेंसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हाईली मेलिएबल। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के कारण खास करके एविएशन इंडस्ट्री में जो प्लेन वगैरह बनते हैं, प्लेन बनते हैं या फिर जो शिप्स हैं, पानी के जहाज भी हैं, उनको बनाने में एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा यूज होता है क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है। नेक्स्ट है व्हेन ए मेटल एक्स इज ट्रीटेड विद कोल्ड वाटर इट गिव्स ए बेसिक सॉल्ट विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला XOH।
and liberated a gas Z which easily catches fire. Identify X, Y, Z and also write reaction. आप जानते हैं, हमने पहली वीडियोस में समझाया था आपको, 3 मेटल ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो यहाँ पर आप जानते हैं कैल्शियम आग नहीं पकड़ता है, तो 2 ही मेटल आग पकड़ सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम। तो यहाँ इनमें से कोई भी एक हो सकता है। सोडियम हम देख लेते हैं। सोडियम जब रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ H2O, रिएक्शन भी इसमें बतानी है इसलिए मैं आपको यहाँ रिएक्शन बता रहा हूँ। तो इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन और प्लस हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। ये रिएक्शन हो जाएगी सोडियम वाटर, तो इसमें बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2। तो यहाँ पर जो X है वो सोडियम है, Y है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड है और Z जो गैस है वह हाइड्रोजन है। लास्ट इज इन द गिवन स्ट्रक्चर राइट केमिकल फार्मूला। तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 सोडियम है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो रेड इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ऑक्सीजन की ही सेल में होते हैं, पहले अंदर 2 बाहर 6। तो इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा Na2O। नेक्स्ट इसमें मेटल क्या है, तो मेटल यहाँ सोडियम है और नॉन मेटल ऑक्सीजन है। एनाइन यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा O2 नेगेटिव और जो कैटायन बनेगा वो Na पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके समझ में आ गए होंगे आंसर्स। अब आगे चलते हैं। दिस टाइम टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बिटवीन 2 एटम्स A and B, A loses 2 electron, B gains only 1 electron. What is the nature of bond between A and B? आप जानते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है तो यहाँ सिंपल सी बात है आयनिक कंपाउंड ही बनेगा और आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो पहले का आंसर होगा आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट है सेकंड, सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड A and B। तो A and B का यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा AB2। A को 2 देने हैं, B को 1 लेना है, तो यहाँ B के 2 एटम इसके साथ कंबाइन करेंगे। हाँ, जैसे इसमें सेकंड में आप देख सकते हैं MgCl2 का फॉर्मेशन, सेम यही इसी का एग्जांपल है। Mg के पास आप जानते हैं बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो यह है एक और क्लोरीन 2 3 4 5 6 7, एक इस वाले क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसका फॉर्मूला इसलिए बन जाएगा MgCl2। मैग्नीशियम का 1 और क्लोरीन के 2 एटम इसके साथ अटैच होंगे। आपको पहले भी इसको बार बार समझाया गया है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। It is repeative question. Common salt conducts electricity only in the molten state, not only in molten state, also in dissolved state, dissolved form. Dissolved form या molten state में ही NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। Why? Because NaCl, when NaCl in solid form, then Na combines with Cl with a स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है जिसके कारण ये आयन इधर उधर मूव नहीं कर सकते। बट इन डिजॉल्व फॉर्म, जब हम इनको पानी में डिजॉल्व कर लें, पिघला लें, पिघली हुई फॉर्म में भी जो इनके आयन है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये अलग अलग हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक आ जा सकते हैं और अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मोल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई अवस्था में, डिजॉल्व स्टेट में जो कॉमन सॉल्ट NaCl वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, डेंसिटी, अपीयरेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर तो आप खुद से बहुत अच्छे से आसानी से दे सकते हैं। डक्टिलिटी मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती। मेटल्स ऑल्सो मेलिएबल बट नॉन मेटल्स डू नॉट मेलिएबल। डेंसिटी, metals are highly densile but non metals have low density.
Appearance, generally metals are solid at room temperature, but non-metals are generally in the form of gases or liquid at room temperature. Electrical conductivity, metals conduct electricity, but non-metals except graphite do not conduct electricity. Last and important, what is aqua regia? ये टॉपिक हमने अभी तक कहीं पढ़ा नहीं था इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी वर्कशीट में, तो यहाँ एक बार इसको समझते हैं. व्हाट इज एक्वा रेजिया? एक्वा रेजिया, इट इज द मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स, नाइट्रिक एंड HCl. एक्वा रेजिया जो है ये दो मिक्सचर से मिलकर बनता है, जिसमें HNO3 और आपका H2SO4 होता है. इन दोनों को जब मिलाते हैं तो इसे एक्वा रेजिया कहते हैं. अब इनको एक प्रोपोर्शन में मिलाना होता है, एक अनुपात में मिलाना होता है, जिसमें इनको 1:4 1:4 में मिलाते हैं. यदि हम 100 ml एक्वा रेजिया फॉर्म करना है तो उसमें HNO3 25%, मतलब 25 ml HNO3 प्लस 75 ml H2SO4 उसमें मिक्स करेंगे. तो इस तरह से एक्वा रेजिया बन जाएगा. जो मिक्सचर है उसे एक्वा रेजिया बोलेंगे. इट कैन डिजोल्व ऑल मेटल्स. ये जो एक्वा रेजिया फॉर्म हुआ ये सभी मेटल्स को अपने में डिजोल्व कर सकता है. हमने पीछे पढ़ा था जैसे कॉपर है, किसी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता. गोल्ड, सिल्वर, ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते. बट इन एक्वा रेजिया ऑल मेटल्स कैन डिजोल्व. जो ज्वेलर्स हैं वो भी जो ज्वेलरी को साफ करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए इसी एक्वा रेजिया का यूज करते हैं, जिसके कारण जो उनकी अपर लेयर है ज्वेलरीज की वो उसमें से हट जाती है और एक्वा रेजिया में डिजोल्व हो जाती है और हमें लगता है कि ये क्लीन हो गई. इस तरह से उनकी अपर लेयर जो वो हट जाती है और हटने के कारण हमें ज्वेलरी क्लीन दिखने लगती है. तो स्टूडेंट्स, यह थी आज की वर्कशीट जिसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया, अच्छे से डिस्कस किया है. अब आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें. स्टूडेंट्स, यदि इस वीडियो से आपको आज के इस काम को करने में, सॉल्व करने में, समझने में हेल्प मिली है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू.